नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां दुनिया भर में लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं, वहीं मेयो क्लिनिक के महामारी वैज्ञानिक ने एक ऐसी जानकारी दी है जो चिंताजनक है। खाड़ी से प्रकाशित खलीज टाइम्स के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के पीएम और उच्च सर्वोच्च कमांडर शाह प्रिंस सलमान बिन अहमद अल खलीफा से फोन पर द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की है। सहकारी समितियों की मजबूती के लिए सरकार अगले वित्त वर्ष से नई योजना लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में जानकारी दी। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिद्धू पर 34 साल पहले रोड रेड के दौरान गैर इरादतन हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास ना तो रुकेगा और ना ही थमेगा। देश सरगर बनाने का जो वादा किया है उसे बखूबी निभाया जाए। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां दुनिया भर में लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं, वहीं मेयो क्लिनिक के महामारी वैज्ञानिक ने एक ऐसी जानकारी दी है जो चिंताजनक है। दरअसल डेली मेल की रिपोर्ट में मेयो क्लिनिकल के महामारी वैज्ञानिक ग्रेगरी पोलैंड ने महामारी को लंबे समय तक चलने को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा कि हम अभी तक किसी ऐसे चरण में नहीं है जिससे कि हम स्थानिकता की भविष्यवाणी कर सके। फिलहाल जो है इसे खत्म होने की संभावना कम है। उन्होंने कहा कि वायरस ने जानवरों तक को संक्रमित करने की क्षमता दिखाई है, जिसका अर्थ है कि यह संभावित रूप से अनिश्चित काल तक फैल सकता है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 7,359 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 3.81 लाख हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,552 मामले सामने आए हैं और 22 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां दुनिया भर में लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं, वहीं मेयो क्लिनिकल के वैज्ञानिक ने एक ऐसी जानकारी दी है जो कि चिंताजनक है। दरअसल डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार मेयो क्लिनिक के महामारी ने इस महामारी को लंबे समय तक जो है चलने का कारण भी बताया है। खाड़ी से प्रकाशित खलीज टाइम्स के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के पीएम और उप सर्वोच्च कमांडर शाह सलमान से फोन पर द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की है। उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर के लिए भूमि आवंटन पर लिए गए फैसले समेत भारतीय समुदाय की जरूरतों का ध्यान देने के लिए बहरीन शासन का आभार जताया है। विदेशों में हिंदू मंदिरों के लिए कार्यरत संस्था BAPS अबू धाबी के अध्यक्ष अशोक कोटेचा ने इस तरह के ऐतिहासिक फैसले पर भारत और बहरीन सरकार को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि हम बहरीन में शांति सद्भावना से मिलकर काम करने की आशा करते हैं। कोटेचा ने यूएई में पारंपरिक पत्थरों से बन रहे मंदिर के अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद जताई। खलीज टाइम्स के मुताबिक मोदी ने खलीफा से निवेश, कारोबार और सियासी मसलों पर बातचीत कर इन मामलों में हो रही प्रगति पर संतोष भी जताया है। आपको बता दें कि भारत और बहरीन राजनीतिक संबंधों की स्थापना का वर्ष 2021-22 में स्वर्ण जयंती जो है वो लोग मना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बहरीन में मंदिर निर्माण वहां रहने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। इससे पहले यूएई में मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। दुबई के अलावा अबू धाबी में भी मंदिर निर्माण जोर शोर से चल रहा है। बोचास वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था 450 दिरहम यानी कि करीब 888 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर निर्माण करा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के निर्माण का पहला चरण भी पूरा हो चुका है। सहकारी समितियों की मजबूती के लिए सरकार अगले वित्त वर्ष से नई योजना लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में यह जानकारी दी। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में शाह ने कहा कि अभी देश में सहकारिता क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए केवल एक ही योजना सेंट्रल सेक्टर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन है और इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, सहकारिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सहकारिता संघ को मदद दी जा रही है। शाह ने कहा कि नए मंत्रालय के गठन के साथ 2022-23 से नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करना चाहती है। प्रस्तावित नई सहकारिता नीति पर अब तक 10 मंत्रालय और 6 राज्यों सहित 35 हितधारकों से सुझाव भी प्राप्त किए जा चुके हैं।
विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सिद्धू पर 34 साल पहले रोड रेज के दौरान गैर इरादतन हत्या के दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। यह मामला दिसंबर 1988 का है। सिद्धू पटियाला में कार से जाते समय बुजुर्ग गुरनाम सिंह से भिड़ गए थे। उस समय सिद्धू ने उन्हें मुक्का मारा था, जिसके बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। निचली अदालत ने 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू तब भाजपा के अमृतसर से सांसद थे। सजा के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इससे पहले बुधवार को सिद्धू अचानक प्रचार छोड़कर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मां से प्रार्थना है कि वे दुष्टों का विनाश करें, पंजाब का कल्याण करें और धर्म की स्थापना करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास ना तो रुकेगा और ना ही थमेगा। प्रदेश सरगर बनाने का वादा किया है। सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में मैदान में जनसभा को संबोधित कर उन्होंने यही संकल्प लिया। बिना किसी भेदभाव के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने ब्रज क्षेत्र को सुंदर व करते हुए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ऊर्जा श्रीकांत शर्मा के लिए वोट भी मांगे। योगी ने कहा कि सपा की सरकार में विकास केवल कब्रिस्तान और बाउंड्री वाल तक ही सीमित था। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद विकास तो हुआ और कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया। बहन और बेटियां अब रात को बेखौफ होकर निकल सकती हैं, पर पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था। हर कोई असुरक्षित था। दंगाई, माफिया और भ्रष्टाचारी हावी थे, पर भाजपा सरकार ने इसे बुलडोजर से खत्म किया है। यूपी के 75 जिलों में अंधकार पूरी तरह से खत्म करके जगमग किया गया है और यह सब ऊर्जा श्रीकांत शर्मा ने करके दिखाया। यमुना को भी स्वच्छ करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगी। इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पगड़ी और सांसद हेमा मालिनी ने दुपट्टा ओढ़ाकर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। मंच पर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां दुनिया भर में लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं, वहीं मेयो क्लिनिक के महामारी वैज्ञानिक ने एक ऐसी जानकारी दी है जो चिंताजनक है। खाड़ी से प्रकाशित खलीज टाइम्स के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के पीएम और उच्च सर्वोच्च कमांडर शाह प्रिंस सलमान बिन अहमद अल खलीफा से फोन पर द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की है। सहकारी समितियों की मजबूती के लिए सरकार अगले वित्त वर्ष से नई योजना लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में जानकारी दी। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिद्धू पर 34 साल पहले रोड रेज के दौरान गैर इरादतन हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास ना तो रुकेगा और ना ही थमेगा। देश सरगर बनाने का जो वादा किया है उसे बखूबी निभाया जाए। यूपी में पूरे किए जनता से किए हुए वादे पूरे किए और आगे देखिए यूपी में फिर चलेंगी मोदी योगी की फिर हवाएं सब गाए। हाँ, सबकी मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी, यूपी योगी सहयोगी। सबकी मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी, यूपी योगी सहयोगी। आएगी फिर से बीजेपी। योगी मोदी ऐसे कीमती मोती है, इनके होने से हिम्मत होती है। काशी विश्वनाथ देखो सवारा है, राम लला का भी मंदिर हमारा है। बिजली कनेक्शन हर घर में है, गांव गांव और शहर में है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है। सबके मन की ये भाषा,
यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी, सबके मन की ये भाषा। यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी, आगे फिर से बीजेपी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। संयुक्त किसान मोर्चा पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा को वोट नहीं देने की अपील कर सकता है। मोर्चा बृहस्पतिवार को मिशन उत्तर प्रदेश का ऐलान करेगा और इसके लिए रंगीला मार्ग पर एक अहम बैठक भी की जाएगी। इसके बाद दिल्ली प्रेस क्लब में मीडिया समागम होगा और इसके संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल जो है लोग शामिल होंगे। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को फिर से आंदोलन शुरू करने की सोमवार को चेतावनी दी थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर सरकार पिछले साल दिसंबर में किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो वह अपना आंदोलन फिर से शुरू करेगा। एसकेएम ने एक बयान में आरोप लगाया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति गठित करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेने सहित किसानों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। साथ ही एसकेएम ने कहा कि अगर सरकार अपने वादों से मुकरती रही तो किसानों के पास आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। आपात इस्तेमाल की अनुमति मिलने के 5 महीने बाद जायडस कैडिला की सुई रहित पहली कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को जानकारी दी है कि बिहार को सबसे पहले इस टीके की खेप मिली है। इसमें 1.50 लाख खुराकें शामिल हैं। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को भी आगामी दिनों में उपलब्ध ये खुराकें दी जाएंगी। कंपनी ने जानकारी दी कि इस टीके को एक इंजेक्टर के जरिए दिया जाएगा। इसकी 3 खुराकें लगानी होंगी। पिछले साल 2020 अगस्त को भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जायको डी वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की अनुमति दी थी। यह वैक्सीन 12 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के इस्तेमाल की जा सकती है। कंपनी ने इस वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 265 रुपए तक की है और साथ ही जिस एप्लीकेटर यानी कि इंजेक्टर गन के जरिए यह वैक्सीन दी जाएगी उसकी कीमत 93 रुपए रखी गई है। पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद दूसरी और फिर 56 दिन बाद तीसरी खुराक ली जा सकती है। देश में अभी 15 से 17 साल तक किशोरों को भारत बायोटेक की को वैक्सीन दी जा रही है। अब जायको डी बच्चों के लिए दूसरी वैक्सीन हो जाएगी। जायडस कैडिला का दावा है कि इस वैक्सीन का प्रभाव 66.60% है और इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगा रही हमारी पृथ्वी के साथ एक ऐसा क्षुद्र ग्रह भी है जो उसी की कक्षा में रहकर चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे अर्थ ट्रोजन एस्ट्रॉयड का नाम दिया है। दरअसल खगोलविदों ने साल 2020 में ही इसे खोज लिया था, लेकिन उस समय तक इसे एक अद्भुत वस्तु के रूप में देखा जा रहा था। अब उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यह एक अर्थ ट्रोजन एस्ट्रॉयड है जो कि अगले 4 साल तक पृथ्वी के साथ चक्कर लगाता रहेगा। शोधकर्ता ने ट्रोजन को धरती के साथ चक्कर लगाने वाला दूसरा और सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड बताया है। शोधकर्ता के मुताबिक अब तक अंतरिक्ष में हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर अन्य ग्रहों के ट्रोजन एस्ट्रॉयड की खोज हुई थी। इससे पहले साल 2010 में भी एक ऑब्जेक्ट की खोज हुई थी जिसे 2010 टीके 7 का नाम दिया गया था। हालांकि यह बहुत छोटा है, लेकिन पृथ्वी की साथ उसी की कक्षा में रहकर चक्कर लगाने वाला दूसरा और सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है। शोध के लेखक टोनी संताना रोस ने कहा कि पहले अर्थ ट्रोजन को 2020 तक एक्सेल 5 का नाम दिया गया था। ट्रोजन का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि 2010 टीके 7 का मिलना कोई नई बात नहीं है। संभावना है कि ऐसे कोई अन्य एस्ट्रॉयड भी मौजूद है जो अभी हमारी नज़रों से छिपे हुए हैं। उनकी खोज के लिए हमें अपनी निगरानी पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत भी है। फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल के समुद्री संस्करण का गोवा में सफल परीक्षण हुआ है। फ्रांस के राजदूत एमेनुएल लेयान के मुताबिक मौजूदा परीक्षण में राफेल की उड़ान भरने की क्षमता को जांचा गया और यह विमान इसमें पूरी तरीके से
खरा उतरा है। नौसेना अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में आईएनएस विक्रांत पर राफेल एम को अगस्त तक कमीशन करने की भी तैयारी है। परीक्षण के दौरान आईएनएस जैसे माहौल में ही राफेल को उड़ाया गया। राफेल एम को अमेरिकी लड़ाकू विमान सुपर हॉर्नेट के मुकाबले में देखा जा रहा है। नौसेना इन दोनों में से किसी एक की खरीद पर विचार कर रही है। फ्रांस के राजदूत ने बताया है कि पिछले महीने 12 दिन तक गोवा के आईएनएस हंसा पर राफेल एम का परीक्षण हुआ था। इसमें छोटे रनअप के साथ विमान को उड़ान जो थी उसने भरी थी और राफेल एम इसे सफलतापूर्वक उसने पूरा भी किया था। नौसेना ऐसे लड़ाकू विमान की तलाश में है जो परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भरे और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने में सक्षम हो। देश में विभिन्न जातियों और समुदाय की ओर से उन्हें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की शामिल करने की मांग की जाती है। हालांकि इनमें से किसी भी ओर से विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग नहीं की जाती। लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के जवाब में जानकारी दी है। दरअसल सरकार ने इस मामले में एक लिखित सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए विभिन्न समुदाय की ओर से लगातार मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि केंद्र सरकार वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और पूर्व सैनिक को आरक्षण का लाभ देती है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां दुनिया भर में लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं, वहीं मेयो क्लिनिक के महामारी वैज्ञानिक ने एक ऐसी जानकारी दी है जो चिंताजनक है। खाड़ी से प्रकाशित खलीज टाइम्स के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के पीएम और उच्च सर्वोच्च कमांडर शाह प्रिंस सलमान बिन अहमद अल खलीफा से फोन पर द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की है। सहकारी समितियों की मजबूती के लिए सरकार अगले वित्त वर्ष से नई योजना लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में जानकारी दी। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिद्धू पर 34 साल पहले रोड रेज के दौरान गैर इरादतन हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास ना तो रुकेगा और ना ही थमेगा। देश सरगर बनाने का जो वादा किया है उसे बखूबी निभाया जाए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। दरअसल नेड प्राइस से पूछा गया था कि राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी की अप्रभावी नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान पहले से कभी ज्यादा करीब आ गए। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं निश्चित रूप से इन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान और चीन का मुद्दा है और इसे उन दोनों देशों पर ही छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान और चीन एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह कम नहीं है, ये भारत के लिए गंभीर खतरा है। आपने हमें कहां पहुंचा दिया। इसके साथ ही राहुल ने यह भी दावा किया है कि भारत के पास इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अतिथि नहीं था क्योंकि देश पूरी तरह से अलग और घिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद से पूछे कि गणतंत्र दिवस पर आपकी मेहमान आपको क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान चीन से घिरे हुए हैं। हम हर जगह घिरे हुए हैं। हमारे विरोधी हमारी स्थिति को समझते हैं। विनिवेश के लिए तैयार देश के सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC 8.656 अरब डॉलर जो है के मूल्यांकन के साथ देश का सबसे मजबूत और बड़ा ब्रांड है। यह मूल्यांकन इसे दुनिया में तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनाता है। लंदन की ब्राड फाइनेंस के अनुसार LIC का बाजार मूल्यांकन 2022 तक
43.40 लाख करोड़ यानी कि 59.21 अरब डॉलर है और यह 2027 तक 59.9 लाख करोड़ रुपए होने का भी अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार LIC अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों के मुकाबले ब्रांड की ताकत के रूप में 84.1 अंक के साथ पहले पायदान पर है, जबकि दुनिया में इटली की पोस्ट इटालियन और स्पेन की मैफ्रे के बाद विश्व स्तर पर ब्रांड की ताकत में तीसरे स्थान पर है। साथ ही ये दुनिया में 10 सर्वाधिक मूल्यवान बीमा ब्रांड में से एक है। यह रिपोर्ट नवंबर 2021 में तैयार हुई थी, लेकिन इसे अब सार्वजनिक किया गया है। LIC 2021 में वैश्विक ब्रांड रैंकिंग में 32वें स्थान की छलांग के साथ 206वें स्थान पर पहुंच गई है। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार 2021 में 8.655 अरब डॉलर मूल्यांकन के साथ LIC देश में सबसे बड़ा और मजबूत ब्रांड है। इसका मूल्यांकन 2020 में 8.11 अरब डॉलर यानी कि इसमें 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी की साजिया हसन होंगी और इसके पूर्व राहुल मिश्रा को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में बुधवार को 11 घंटे तक बहस चलती रही। रात 10 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने साजिया हसन के पक्ष में फैसला सुना दिया। इसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बसपा की ओर से फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र से पहले बबलू कुमार उर्फ गोल्डी राठौर को प्रत्याशी बनाया गया था। बाद में पूर्व विधायक अजीम भाई की पत्नी साजिया हसन को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। साजिया ने नामांकन दाखिल कर दिया। घटनाक्रम में गर्मी तब आई जब अंतिम दिन बसपा प्रत्याशी के रूप में राहुल मिश्रा ने भी नामांकन दाखिल किया। इतना ही नहीं, पार्टी का बी फॉर्म राहुल ने जमा करा दिया था। बसपा प्रत्याशी के रूप में दो बी फॉर्म जमा होने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि प्रत्याशी आखिर कौन होगा। नामांकन पत्र की जांच के दौरान साजिया हसन की ओर से अधिवक्ता अजय राही, अब्दुल नगीन खान सहित कई अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। वहीं राहुल मिश्रा की ओर से पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज यादव, रघुराज सिंह यादव ने बहस की। बहस सुनने के बाद SDM सदर मनोज कुमार ने शाम 5 बजे फैसला सुनाने की बात कह दी। शाम 5 बजे दोबारा बहस चली। रात 10 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना फैसला साजिया हसन के पक्ष में सुना दिया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही दिन भर बादल छाए रहेंगे। विभाग ने मध्यम स्तर की बारिश होने का भी अनुमान व्यक्त किया है, जिससे अधिकतम तापमान लुढ़क कर 19 व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शुक्रवार को बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं दिल्ली NCR में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्थानों के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के संग बारिश होगी। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने आज प्रदेश में कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना भी जताई है। गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनियों को फर्जी खबरों पर लापरवाही को लेकर सरकार ने एक बार फिर से सख्त नसीहत दी है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुई एक बैठक में सरकारी अधिकारी ने इन कंपनियों को खरी खरी सुनाते हुए फर्जी खबरों को लेकर सख्त नीति अपनाने की नसीहत दी है। इन्हें देश की छवि नहीं बिगाड़ने की 2 टूक हिदायत भी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सोमवार को यह बैठक की गई। इसमें दिग्गज कंपनियों से साफ कहा गया है कि उनके फर्जी खबरों के प्रसार पर अंकुश नहीं लगाने के कारण सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सरकार जब इस तरह की फर्जी सामग्री को प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश देती है तो विवाद होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जाती है और सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के आरोप भी लगते हैं। जबकि विभिन्न मंचों पर फर्जी खबरों के जरिए देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश होती है। अफसरों ने 2 टूक कहा कि ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए जरूरी है कि कंपनियां खुद अपनी नीति में सुधार करें और फर्जी खबरों का प्रसार रोके। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान सरकार के अफसरों की कंपनियों के अधिकारियों के साथ तख्त कहासुनी भी हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां दुनिया भर में लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं, वहीं मेयो क्लिनिक के महामारी वैज्ञानिक ने एक ऐसी जानकारी दी है जो चिंताजनक है। खाड़ी से प्रकाशित खलीज टाइम्स के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के PM और उच्च सर्वोच्च कमांडर शाह प्रिंस सलमान बिन अहमद
अल खलीफा से फोन पर द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की है। सहकारी समितियों की मजबूती के लिए सरकार अगले वित्त वर्ष से नई योजना लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में जानकारी दी। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिद्धू पर 34 साल पहले रोड रेज के दौरान गैर इरादतन हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास ना तो रुकेगा और ना ही थमेगा। देश सरगर बनाने का जो वादा किया है उसे बखूबी निभाया जाए।